हेलो एवरीवन, आज डेट है 2 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने वाले हैं। कल 1 फरवरी थी और 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हमारे देश का बजट पेश किया। कोविड-19 जो समस्या है उसकी वजह से जो हमारा बजट है वो स्पेशल हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने वाला रहा। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखो, जो बजट वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है, उसके स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज किया गया है संविधान के आर्टिकल 112 के अंदर। ये जो बजट है वो उसका अर्थ होता है लेदर बैग। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो पहला बजट है वो 1947 में आया था। निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार हमारा बजट पेश किया एज ए फाइनेंस मिनिस्टर और पहली बार उन्होंने पेपरलेस बजट को पेश किया है। सबसे पहले हम देखो इस वीडियो में हम जो बजट है उसके जो कौन कौन से कीवर्ड्स रहे, कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट की शुरुआत इस तरीके से की कि 2021-22 के लिए वो अपना बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम 2020 में जब हम अपना बजट पेश कर रहे थे तो हमें पता नहीं था कि कुछ समय बाद ही पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 पेंडेमिक से इस तरीके से स्ट्रगल करेगा और लॉकडाउन जैसी समस्याओं से लोग फेस करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि जब लॉकडाउन लगा तो हमारी जो सरकार है उन्होंने इंस्टेंट प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इम्प्लीमेंट किया और उसके थ्रू 2.76 लाख करोड़ जो लोग हैं लाख करोड़ का बजट इम्प्लीमेंट किया गया ताकि लोगों को सहायता की जा सके। देखो, जब लॉकडाउन लगा हुआ था उस समय 800 मिलियन जो फैमिलीज हैं, 800 मिलियन जो पीपल्स हैं उनको फ्री फूड ग्रेन दिया गया। 80 मिलियन फैमिलीज को फ्री कुकिंग गैस प्रोवाइड करवाई गई। 400 मिलियन फार्मर्स, वीमेन, एल्डरली पर्सन्स, पुअर, नीडी पर्सन्स को डायरेक्टली कैश प्रोवाइड करवाया गया ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक के समय में जब लॉकडाउन लगा उस समय। उसके बाद में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बजट के स्पीच में बोला कि 2021 जो साल है ना वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बहुत सारी चीजें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक तो उन्होंने बोला कि हम हमारे जो स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, उसके 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। गोवा का जो एक्सेशन किया था इंडिया ने उसको 60 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाने के लिए, उसके 50 इयर्स कंप्लीट होंगे। इंडिपेंडेंट इंडिया की 8th सेंसस को कंडक्ट करवाया जाएगा। इंडिया को ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेसिडेंसी मिलेगी और हम चंद्रयान 3 मिशन के पास जाएंगे और हरिद्वार महाकुंभ मेला भी लगेगा। नेक्स्ट उन्होंने अपने स्पीच में ये बोला कि आत्मनिर्भर भारत जो हम नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं वो कोई नया नहीं है। हमारे एंशिएंट इंडिया के टाइम से आत्मनिर्भर भारत, हमारे यहाँ पर इतने स्किल्ड लोग थे कि उन्होंने अपनी स्किल्स के दम पर अपने इंडिया को आत्मनिर्भर भारत का जो गौरव है वो दिया था। बाद में उन्होंने हमारे इंडिया के जो संकल्प, मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनके जो संकल्प है उनके बारे में बात किया फाइनेंस में, जो फाइनेंस स्पीच बजट जो दिया उसमें। तो हमारे इंडिया के क्या क्या संकल्प है, देखो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना जो मैं डिस्कस कर रही हूँ बजट के, इनका यूज हम आंसर राइटिंग में कर सकते। जैसे संकल्प अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इनका हम यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। तो हमारे इंडिया के संकल्प हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स बता सकते हैं कि हमारा इंडिया क्या सोचता है हमारी पॉपुलेशन के लिए। इंडिया के संकल्प हैं कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको डबल करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, हेल्दी इंडिया, गुड गवर्नेंस, अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, एजुकेशन फॉर ऑल, वीमेन एम्पावरमेंट एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये हमारे इंडिया के जो संकल्प हैं उसके बारे में निर्मला सीतारमण ने डिस्कस किया। नेक्स्ट उन्होंने, अब हम की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। उन्होंने बताया कि जो इस बार का जो हमारा बजट होने वाला है ना वो 6 पिलर्स पर होगा। 6 पिलर्स कौन कौन से होंगे? हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पायरेशनल इंडिया, री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये 6 पिलर हैं हमारे इस बार के बजट के। आगे उन्होंने बताया कि देखो जो कस्टम ड्यूटी है उसमें एक थोड़ा सा हाइक किया गया है
ताकि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बेनिफिट हो सके। दो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसका प्रपोजल लाया गया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो हमारी जीडीपी का 9.5% इस समय हमारा फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो कम हो तो उसको बोलते हैं, ये जो अंतर आता है ना दोनों के बीच में, आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो इनकम कम है, तो वो हो गया फिस्कल डेफिसिट। सीधे सीधे शब्दों में अगर बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको रिमेन मतलब सेम रखा है, कोई चेंज उसमें नहीं किया है। और उन्होंने बोला है कि जो फिस्कल डेफिसिट 9.5% है उसको 2021-22 में कोशिश की जाएगी कि जीडीपी का 6.8% तक उसको लाने की कोशिश की जाने वाली है। अब हम एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बजट में। देखो, हेल्थ एंड सैनिटेशन के लिए बोला गया बजट में कि एक नई स्कीम लाई जाएगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसको लॉन्च किया जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ केयर सेक्टर हैं उन तीनों को डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर क्या होते हैं? देखो, जब आपके कोई मान लो कोई परेशानी है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो नॉर्मल कंसल्ट के लिए, मान लो आपको फ्लू हो रखा है, तो आपने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, ये हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर। डायरेक्ट गए, डॉक्टर ने कंसल्ट किया, वापस आ गए। लेकिन डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपके सिम्टम्स देखे, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल डॉक्टर की मतलब चेकिंग वाला काम नहीं है, ये इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास। जब स्पेशलिस्ट वाला एरिया आता है तो वो होता है सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर। मान लो आपके फ्लू हो रहा था, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये तो ईएनटी जो स्पेशलिस्ट है उस वाली परेशानी है, मतलब आपको जाना पड़ गया स्पेशलिस्ट। तीसरा जो टर्शरी जो सेक्टर होता है उसमें स्पेशल जो डिजीज होती है उनका इलाज किया जाता है, मतलब आपको एज ए सर्जरी की जिसमें जरूरत पड़ती है वो होता है टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना लॉन्च की जाएगी। देखो, जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक जब आया तो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर काफ़ी सामने निकल कर के आया। हमारे यहाँ पर बेड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो हमारे नर्सिंग स्टाफ है उनकी ढंग से अवेलेबिलिटी नहीं है, डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइंस हैं उनको यहाँ पर हमारे इंडिया में ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी वीक है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी वीक है, तो उसको अच्छे से अपग्रेड करने के लिए 64,180 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि 6 साल में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसको काफ़ी रिनोवेट किया जा सके। इसके अलावा मिशन मिशन पोषण उसका 2.0 नया मतलब उसका नया जो फेज है उसको लॉन्च किया गया है 112 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में, ताकि न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके। पॉइंट्स ऑफ एंट्री में 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। इसके अलावा 32 एयरपोर्ट, 15 सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स पे जो पहले से हेल्थ यूनिट से उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जाएगी। जल जीवन मिशन अर्बन लॉन्च किया जाएगा ताकि जो मतलब अर्बन वाले एरिया में वहां पे बेटर वाटर सप्लाई हो सके पूरे नेशन वाइड में। इसके अलावा अर्बन स्वच्छ भारत मिशन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। एजुकेशन की बात की गई है, 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे, 750 एकलव्य स्कूल को ट्राइबल एरियाज में सेटअप किया जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट है, लद्दाख में जो नया यूटी बना है उसमें एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है उसको उसमें काम किया जाएगा ताकि जो ओल्ड और अनफिट व्हीकल्स है उनको फेज आउट किया जा सके, ताकि जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो उसको कम किया जा सके, रिडक्ट किया जा सके और क्लीन एयर सभी को अवेलेबल हो सके। जो पर्सनल व्हीकल है उनको 20 साल मैक्सिमम एज है और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए 15 साल। उसके बाद में जब वो फिटनेस टेस्ट के लिए जाते हैं तो उनको इस तरीके से जो पुराने व्हीकल्स हैं, अनफिट व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा। हाईवे और रोड वर्क किया जाएंगे, स्पेशली केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम वाला जो मतलब आसाम वाला जो हमारे स्टेट है उसमें। इसके अलावा नेशनल एसेट मोनेटाइजिंग पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा ताकि एसेट मोनेटाइजेशन जो प्रोसेस है उसको मॉनिटर किया जा सके। इसके अलावा नेशनल रेल प्लान क्रिएटेड किया जाएगा ताकि जो रेलवे सिस्टम है
उसको 2030 तक फ्यूचर में जो भी ज़रूरत है उस तक तैयार करने के लिए, फ्यूचर रेडी के लिए नेशनल रेल प्लान क्रिएट किया जाएगा। 2023 तक जो हमारी रेलवेज हैं उनको कंप्लीट उनका इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया जाएगा। 27 नए शहरों में नई जो मेट्रो सर्विसेज हैं उनको अनाउंस किया गया है कि 27 नए शहरों में मेट्रो सर्विस को शुरुआत किया जाएगा। नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया जाएगा ताकि ग्रीन पावर सोर्सेज से जो हाइड्रोजन है उसको जनरेट किया जा सके। और रिसाइकलिंग पोर्ट्स के ऊपर, पोर्ट्स की जो रिसाइकलिंग कैपेसिटी है उसको 2024 तक डबल कर दिया जाएगा। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर में भी सेटअप किया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो बेनिफिशियरीज है, मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज तक इसका जो फायदा है उसको पहुंचाया जाएगा। उज्ज्वला योजना में जो एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, एलपीजी स्कीम है एक तरीके से। अब टैक्स की बात की गई है। टैक्स में 75 साल से उम्र के जो लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है या फिर उन्होंने कहीं डिपॉजिट करवा रखा है जिससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं, तो उनको भी कोई भी आईटी फाइल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखो ये बोला गया है कि जो भी पर्सनल जो मतलब टैक्स देना पड़ता था उसके स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इकोनॉमी और फाइनेंस की बात की गई है कि हमारे जीडीपी का 9.5% हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 2021-22 में 6.8% तक एस्टिमेटेड किया गया है कि इतना उसको ला दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनको अपनी बोरोइंग को रेज करने की प्रपोजल किया गया है कि वो अपने जीएसडीपी का 4% से भी ज़्यादा बोरोइंग्स कर सकते हैं, स्पेशली इस साल के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटीज मार्केटेड कोड को क्रिएट किया जाएगा। सेबी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको कंसोलिडेट किया जाएगा। डिपोजिटरीज एक्ट लाया जाएगा और इसके अलावा 2 और एक्ट 2 अदर लॉज प्रपोजल टू इंक्रीज एफडीआई लिमिट को 49% से बढ़ा करके 74% तक किया जाएगा। एफडीआई लिमिट को जो भी स्ट्रेस्ड लोन है उनके लिए, उनको टेक ओवर करने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप किया जाएगा। बैंक जो डिपॉजिटर्स हैं उनको 1 लाख से 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिस्क्रिमिनलाइज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 है उसके लिए प्रपोज किया जाएगा। 2 पीएसयू 1 जनरल इंश्योरेंस को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस साल। और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका इस साल आईपीओ आएगा। बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया, इन सबको कंप्लीटेड, मतलब उनको सेलिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है उनको कंप्लीटेड सेल कर दिया जाएगा। लास्ट में एग्रीकल्चर की बात की गई है कि 1000 से और ज़्यादा मंडियों को ई नाम मार्केट जो मार्केट प्लेस है वहाँ पर इंटीग्रेटेड किया जाएगा। 5 मेजर फिशिंग हब्स खोले जाएंगे, चेन्नई, कोची, पारादीप, इनको डेवलप किया जाएगा। 5 तो नए खोले जाएंगे, जो पहले से एग्जिस्ट है उनको अच्छे से डेवलप किया जाएगा। ए मल्टीपर्पज सीवीड पार्क टू बी एस्टेब्लिश्ड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पर मल्टीपर्पज सीवीड पार्क को एस्टेब्लिश किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है कि गिग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उनको मेंटेन करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स तक भी सोशल सिक्योरिटीज को एक्सटेंड किया जाएगा। मार्जिन कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर लोन्स वाया स्टैंड अप इंडिया स्कीम रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 15% फॉर एचसी, एसटी एंड वीमेन। मतलब जो लोन था उस लोन के ऊपर जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है उसके तहत जो लोन दिया जाता था उसको रिड्यूस कर दिया गया है 25% से 15% तक, स्पेशली एससी के लिए, एसटी के लिए और वीमेंस के लिए। तो ये हमारा बजट का जो आउटलाइन था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम एक चीज और देखेंगे इस बजट में। देखो एक बात बोली गई है कि जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन है उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेज के लिए स्टेट्स के बीच में, जो डिविजिबल मतलब जो यहाँ देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि स्टेट्स के बीच में जो शेयरिंग है
डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेज को वो 41% रहेगा और अगले आने वाले 5 साल के पीरियड तक 2021-22 से इसकी शुरुआत होने वाली है। अब फाइनेंस कमीशन के बारे में हम देख लेते हैं। देखो, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको फॉर्म किया जाता है। आर्टिकल 280 कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है और सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन होते हैं ना, उसके बारे में ये बॉडी सजेस्ट करती है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, वर्तमान में इसके हेड है NK सिंह। देखो, जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने ये बोला था कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिविजिबल रेवेन्यू है वो 42% होना चाहिए, लेकिन 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको रिड्यूस करके 1% रिड्यूस कर दिया और 41% इसको कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो यूटीज हैं उनकी संख्या बढ़ गई है और बढ़ करके जिसकी वजह से जो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था उसको यूटी में चेंज कर दिया गया है, तो वहां पर जो भी व्यवस्था है वो सेंटर के द्वारा की जाती है। तो डिविजिबल जो पूल है वो 41% होगा। 5 साल के लिए इनकी रिकमेंडेशन को माना गया है और 2021-22 से ये स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो बजट हमने डिस्कस किया कि बजट में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन सबको हमने देखा कि कहां पर क्या क्या दिया गया है। यहां देखो इसके अलावा देखो, जो स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। इसको लॉन्च करने का कारण क्या है कि एक तरीके से जो हमने 2015 में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया था और उसमें हमने जो पर्सनल अपने टारगेट लिए थे कि हर देश अपने खुद के टारगेट भी फिक्स करेगा, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी वजह से जो ओल्ड व्हीकल्स हैं, जो अनफिट व्हीकल्स हैं, उनको स्क्रैप किया जाएगा। उनके जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उनको रीसेल किया जाएगा, ताकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हाइक हो रहा है, जो मतलब कार्स का या फिर मोटरसाइकिल का, किसी भी जो हमारे ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स हैं उनका जो हाइक हो रहा है वो कम आएगा। स्पेशली जो उनका इंजन है उनको यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज होता है। तो एक तरीके से हम डबल इससे फायदा अचीव करने वाले हैं। एक तरीके से तो हम क्या करेंगे, हमारा जो टारगेट है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने टारगेट लिए थे उनको अचीव करेंगे। दूसरा, जो हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है उसको काम करेंगे। जो हमारी एनवायरमेंट को जो हानि हो रही है, एयर पोल्यूशन जो इंक्रीज हो रहा है, उन सबको हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो ये व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नए व्हीकल्स में इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक नई स्कीम और लेकर के आ सकती है। गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आ सकती है कि जो भी आपको नए व्हीकल्स दिए जाएंगे, अगर आप पुराने व्हीकल्स को मर्ज करवा के नए व्हीकल्स लेते हो तो उसमें आपको कुछ सब्सिडी दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जो आपके ऊपर लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कम किया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है वो लोगों को नॉर्मल व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ट्रांसफर करवाने के लिए भी एक पॉलिसी लेकर के आ सकती है कि जो भी व्यक्ति अपने पुराने अनफिट व्हीकल्स को चेंज करवा करके अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव करेगा तो गवर्नमेंट उनको स्पेशली जो सब्सिडी है वो स्पेशली उनके लिए अनाउंस करेगी। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज हैं उनसे हमें डबल फायदा होने वाले हैं। जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमने टारगेट फिक्स कर रखे हैं उनको भी हम इजीली अचीव कर पाएंगे और उसके अलावा जो हमारे नेशन के लिए जो अच्छा है उनको भी हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा बजट से रिलेटेड डिस्कशन था। बजट में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।